हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ग्रो विद विकास में आपका स्वागत है। आइए आज हम जानते हैं नई शिक्षा नीति के बारे में। 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है और इसमें क्या क्या एडवांटेज मिल रहे हैं टीचर्स को, स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा ये जानना कि इसमें क्या क्या चीज़ों में बदलाव किया गया है, स्कूल लेवल पे क्या बदलाव किए गए हैं और आपके ग्रेजुएशन लेवल पे क्या बदलाव किए गए हैं, उच्च शिक्षा में क्या बदलाव किए हैं। सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से देखेंगे और ये आपके एग्ज़ाम के लिए भी बहुत सारे एग्ज़ाम जो आने वाले हैं उनमें आपको इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा करंट अफेयर्स के तौर पे। तो बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा, समझिएगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें बदलाव हो गई हैं। ठीक, ये जो शिक्षा नीति है करीब 2 लाख से ज़्यादा लोगों की राय ली गई है तब इसको तैयार किया गया है। आइए सबसे पहले देखते हैं शिक्षा का अधिकार, इसके बारे में जानते हैं क्या क्या। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा 21A में जोड़ा गया, जो यह प्रावधान करता है कि राज्य विधि बनाकर 6 से 14 वर्ष के सभी बालकों के लिए अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था करेगा। और यह निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम आपका 2009 में पारित हुआ था और इसे 1 अप्रैल 2010 से लागू कर दिया गया था। ठीक, तो ये इसके बेसिक चीज़ों के बारे में, फंडामेंटल, इसके फाउंडेशन कहाँ से था इसको हमने देखा। अब ये देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें बदली हैं, उनके बारे में डिटेल चीज़ों को जानते हैं। क्या बदलाव हुआ है? पहला, आपका प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दे दी है। 1986 के बाद 34 साल बाद यह बदलाव किया गया है। अगर यह बदलाव और पहले आया होता तो हमारी और आपकी भी शिक्षा, जो लोग इससे गुजर चुके हैं, उनकी भी अच्छी होती। इससे पहले 2 बार और हुआ था, 1968 में और 1986 में। यह तीसरी राष्ट्रीय नीति है। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीसरा वाला पॉइंट भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए और देखते हैं आगे क्या बदलाव हुआ इससे। इसरो प्रमुख रह चुके डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली समिति ने इस शिक्षा नीति के मसौदे को तैयार किया है। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। पुस्तक की उनका फ़ोटो भी दिया गया, आप इनको पहचान भी सकते हैं और इनके नाम को याद रखिए, ये आपसे एग्जामिनेशंस में पूछ सकता है। डॉक्टर के कस्तूरीरंगन। दूसरा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय जो है आपका, अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय शिक्षा मंत्रालय कहलाएगा, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, जिसके इस समय के जो अध्यक्ष हैं वो हैं रमेश पोखरियाल। अब इसको बदल दिया गया शिक्षा मंत्री। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे एग्जामिनेशंस में पूछ सकता है, तो इस पॉइंट पे भी ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं क्या बदलाव किया गया है। 10+2 के फॉर्मेट को 5+3+3+4 के रूप में बदल दिया गया है। अब ये 5+3+3+4 है क्या? 5 में आपका फाउंडेशन स्टेज होगा, जिसमें आप 0 से, समझ लीजिए 0 से 3 सालों तक आप केवल खेल कूद और छोटी मोटी स्किल्स को सीखेंगे, बच्चों को सिखाया जाएगा, और फिर 1 से 2 तक उनको छोटी छोटी चीज़ें बताई जाएंगी। उसके बाद आपका तीसरी कक्षा आएगी, जो 3 लिखा है, तीसरी आएगी, चौथी आएगी, 5वीं आएगी, यानी कि 1 से 5 तक का एक अलग तरीके से पढ़ाई होगा। फिर आपका 6 से 8 तक का एक अलग तरीका अपनाया जाएगा पढ़ाने का, जिसमें आपको कई सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी। और 4 से जो 4 साल लास्ट में दिया है, इसका मतलब ये है कि इन 4 सालों में आपका जो कक्षा 9 से 12 तक है, इसमें आपको पूरी तरह से संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण विश्लेषित ज्ञान आपको दिया जाएगा, यानी कि यहाँ तक आपका संपूर्ण विकास कर दिया जाएगा। और कक्षा 6 से ही प्रोफेशनल और कौशल विकास कोर्स की शुरुआत कर दी जाएगी, जो आपको इंटर्नशिप भी कराया जाएगा। इसके साथ साथ इंटर्नशिप का मतलब ये होता है कि आप जिस फील्ड की नॉलेज बहुत ही गहराई से लेना चाहते हैं, उस फील्ड से जुड़े व्यक्तियों के पास जा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप पेंटर बनना चाहते हैं, तो पेंटिंग की पढ़ाई भी कर रहे हैं, साथ में किसी पेंटर के पास जाके उन चीज़ों की बारीक ज्ञान भी ले सकते हैं। ठीक, और 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं जो होंगी, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों फॉर्मेट में होंगी, साल में 2 बार होंगी, यानी कि सेमेस्टर वाइज परीक्षाएँ कराई जाएंगी, जैसे कि BTech और MBA वगैरह में होता है। आइए त्रिभाषा फार्मूला।
त्रिभाषा फार्मूला का मतलब कम से कम 2 भारतीय भाषाओं को तो आपको सिखाना ही होगा, उसके बाद आप तीसरी भाषा को ले सकते हैं, अर्थात इंग्लिश या फिर कोई भी भाषा जो आप सिखाना चाहते हैं साथ में। कक्षा 9 से विदेशी भाषाओं को आप जितनी भी विदेशी भाषाएं पढ़ाना चाहते हैं उनको कक्षा 9 के बाद से पढ़ा सकते हैं, आपको छूट होगी। अब रटने पर कम और प्रैक्टिकल नॉलेज पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। जो पहले रटवा के पास किया जाता था और हम लोग खुद पढ़े हैं जिसमें प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत कम होती थी, अब प्रैक्टिकल नॉलेज को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे आपका संपूर्ण विकास होगा और जॉब्स वगैरह मिलने में भी बहुत आसानी होगी। ये चीज़ें बदली हैं। अब आइए उच्च शिक्षा में परिवर्तन देखते हैं। इसमें पहली बार मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट सिस्टम लागू होगा। अब ये मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट सिस्टम क्या है? मल्टीपल एंट्री का मतलब ये है कि मान लीजिए आपने बीच में कभी पढ़ाई छोड़ दिया तो आप बाद में भी आप आके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मल्टीपल एग्जिट का मतलब आप किसी भी समय पे एग्जिट कर सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं। यानी कि आप मान लीजिए अगर जब चाहें, जैसे मान लीजिए 1 साल पढ़ के छोड़ देते हैं, 2 साल पढ़ के छोड़ देते हैं, जब आपका या फिर किसी भी कारण की वजह से आपको छोड़ना पड़ जाता है तो इस सिस्टम को भी आप अलाउ कर दिया। पहले आपकी सारी चीज़ों को कैंसिल कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो 2 साल कर लिया, आगे नहीं किया तो आपको हटा दिया जाता है, यानी कि कोई भी सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। अगला पॉइंट है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ABC। ये क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपने इंटर पास किया, हाई स्कूल पास किया, यानी कि फर्स्ट ईयर या फिर ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर पास किया, उसके बाद आप पढ़ाई छोड़ देते हैं तो ये सारी जो भी आपने मार्क्स गेन किए हुए हैं, जैसे भी आपकी परसेंटेज रही है, जो भी आपने उपलब्धियां हासिल की हैं, सभी चीज़ों को यहाँ पे सुरक्षित रखा जाएगा और आने वाले समय में इनको उसमें ऐड करके देखा जाएगा। और अगला पॉइंट है उच्च शिक्षा में 2035 तक 50% ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो GRE पहुंचाने का लक्ष्य। इसका मतलब ये है कि ये अभी तक जो है 35% के करीब में है, लेकिन अब इसे 50% तक पहुंचाने की सरकार कोशिश करेगी। और ये करेगी कैसे? 3.5 करोड़ नई सीटों को जोड़कर करेगी। ये सरकार के लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण कार्य होगा, क्योंकि इससे पहले अभी ये बहुत कम रहा है। आगे देखते हैं 2030 तक या उसके बाद हर ज़िले में कम से कम एक बड़ी बहुविषयक मल्टीडिसिप्लिनरी संस्था खोली जाएगी, यानी कि ऐसी संस्था जो आपको सभी चीज़ें प्रोवाइड कराएगी। किसी भी प्रकार की जो भी उच्च शिक्षा में जो भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि हम विदेशी कॉलेजों में देखते हैं सारी सुविधाएं होती हैं, उसी तरह की हर ज़िले में खोलने की सरकार की पूरी कोशिश होगी। 1 साल पढ़ाई पूरी होने पर सर्टिफिकेट। और अगला पॉइंट है आपका 1 साल पढ़ाई पूरी होने पर सर्टिफिकेट दिया जाएगा, यानी कि 1 साल पढ़ाई करके आप छोड़ देते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा उसका कि आपने 1 साल पढ़ाई किया है। अगर आपने 2 साल की पढ़ाई करके छोड़ा तो आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर आपने 3 साल पढ़ाई करके छोड़ दिया तो आपको डिग्री मिल जाएगी। अगर आपने मान लीजिए कोई ऐसा कोर्स कर रहे हैं जिसमें 4 साल लगते हैं, 4 साल पूरा करते हैं, तब आपको डिग्री के साथ साथ रिसर्च के भी सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। इसके अलावा आपकी MPhil को समाप्त कर दिया गया है। जो MPhil होता है आपका मास्टर ऑफ फिलोसफी, उसे समाप्त कर दिया गया है। स्कूलों में स्ट्रीम सिस्टम को ख़त्म किया गया है। स्ट्रीम सिस्टम ख़त्म होने का मतलब ये है कि जैसे कुछ स्टूडेंट आर्ट्स के होते हैं जो साइंस के विषय नहीं ले सकते हैं, जो साइंस के स्टूडेंट होते हैं वो आर्ट्स के विषय नहीं ले सकते हैं, तो ऐसी व्यवधानों को समाप्त कर दिया गया। यानी कि मैथ्स पढ़ने वाला स्टूडेंट भी बायोलॉजी या फिर आर्ट्स के क्वेश्चन ले सकता है, सब्जेक्ट ले सकता है, और आर्ट्स वाला स्टूडेंट जो आपका सामाजिक विज्ञान वगैरह पढ़ता है, इस फिजिक्स को भी लेके पढ़ सकता है। ये चीज़ें अब की इन चीज़ों की बाध्यताओं को समाप्त किया गया है। और अंग्रेजी में पढ़ाई की अनिवार्यता भी अब समाप्त होगी, यानी कि अब ये ज़रूरी नहीं रहेगा कि आपको पढ़ाई इंग्लिश में ही करनी है, आप जिस भाषा में पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। ये भी एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, क्योंकि अलग अलग राज्यों में, कई राज्यों में ज़रूरत पड़ती है अंग्रेजी में पढ़ने की। ठीक, आइए अब आगे देखते हैं। उच्च शिक्षा में UGC, AICTE, NCTE की जगह अब एक नियामक होगा, यानी कि ये तीनों संस्थाएँ जो हैं आपको UGC मान्यता देता है, बड़े बड़े जो आपके कॉलेज होते हैं इनको मान्यता देने का काम करता है, और AICTE जो होता है ये भी आपकी टेक्निकल एजुकेशन की ओर ध्यान देता है, व्यावसायिक शिक्षा की ओर। तो इन सभी के लिए अब एक नियामक, यानी कि एक पोर्टल, एक संस्था बनाई जाएगी जो सभी चीज़ों पर निगरानी रखेगी।
12वीं के बाद आप कैट दे सकते हैं नंबर कम होने पे। कई बार ऐसा होता है कि आपका इंटर में नंबर कम होता है तो आप अच्छे कॉलेज में नहीं जा सकते हैं, तो अब एक एग्ज़ाम होगा जो कैट नाम से होगा, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट नाम से होगा। इस एग्ज़ाम में आप अच्छे मार्क ला के उस मार्क को इंटर वाले मार्क्स में जोड़ के फिर आपको अच्छे से अच्छे कॉलेज में दाखिला मिल पाएगा। ये सुविधा भी दी जाएगी। विदेशी यूनिवर्सिटीज़ को भारत में अपना ब्रांच खोलने की अनुमति होगी, यानी कि जिन यूनिवर्सिटीज़ में आप बाहर जाके पढ़ते हैं अब ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि वो यूनिवर्सिटीज़ अब यहाँ पर भी आकर अपना ब्रांच खोलेंगी और आपको हायर एजुकेशन मुहैया कराएंगे, जिसमें आप आसानी से एडमिशन ले पाएंगे और आपके पैसों का खर्च भी कम होगा जो विदेश जाने की वजह से होता है। ठीक, अगला आपका अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाएगा, यानी कि जो भी चीज़ें आज तक होती रही हैं उसमें कुछ ना कुछ परसेंटेज और बढ़ा दिया जाएगा। जैसे कि इस काम को करने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की गई है, NRF की स्थापना की गई है। ये खबर भी एक अच्छी खबर है, इससे बहुत सारे स्टूडेंट्स को लाभ मिलेगा। आइए अब आगे की चीज़ों को देखते हैं क्या क्या है। नए नियम में अन्य घोषणाएं क्या क्या है, इनको देख लेते हैं। नए नियम से एक निश्चित फ़ीस से ज़्यादा कोई फ़ी नहीं लेगा, इसके लिए भी एक निश्चित फ़ीस से ज़्यादा फ़ीस कोई न ले, इसके लिए भी एक NHEB यानी कि नेशनल हायर एजुकेशन बिल को पास कराया जाएगा बहुत जल्दी संसद से, ताकि कोई भी मनमानी फ़ीस न ले सके, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे या सरकारी, कोई भी हो न ले सके। और डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किए जाएंगे, क्षेत्रीय भाषाओं में विकसित होंगे डिजिटल प्लेटफॉर्म, यानी कि आप जिस क्षेत्र से रिलेटेड हैं उसी प्रकार के डिजिटल प्लेटफॉर्म, यानी कि ऑनलाइन शिक्षा मुहैया कराई जाएगी उसी तरीके से। ये भी आपके कन्वेंशनल स्टडी सेंटर खोले जाएंगे इसके लिए, ये भी आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। और सभी भारतीय भाषाओं के संरक्षण, विकास और उनके अनुवाद संस्थान की स्थापना किया जाएगा तथा संस्कृत भाषा को बढ़ावा दिया जाएगा। तो ये भी एक अच्छा कार्य है जिसमें आपके लोकल लैंग्वेज के विकास और अनुवाद की व्यवस्था होगी, और संस्कृत भाषा जो कहीं खो रही थी अब उसके भी विकास को लेकर सरकार जागरूक हुई है। और अगला आपका कला, संगीत, शिल्प, खेल, योग, सामुदायिक सेवा जैसे सभी विषयों को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा, यानी कि पूर्ण विकास की योजना है। इन्हें सहायक पाठ्यक्रम नहीं कहा जाएगा, यानी कि सहायक पाठ्यक्रम का मतलब है यानी कि इन सब के भी मार्क्स जुड़ेंगे और मिलेंगे। एक और देखिए क्या क्या इन चीज़ों में कठिनाइयाँ आने वाली हैं। तो कठिनाइयाँ सरकार के सामने ये है कि GDP का महज 2.7% शिक्षा पे खर्च किया जाता था, अब नई शिक्षा नीति में इसे 6% करने का लक्ष्य रखा गया है, जो एक बड़ी चुनौती होगी। अगर देखा जाए अन्य देशों की, बड़े बड़े अमेरिका, रसिया, चीन देशों की, तो वहाँ पे GDP का 5-6% पहले से ही खर्च किया जाता है, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं था। अब इसे हासिल करने की कोशिश की जाएगी। 50% ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो पहुंचाने के लिए सरकार की योजना अभी तय नहीं की गई है, यानी कि इसे कैसे बढ़ाया जाएगा, 35 से 50 कैसे किया जाएगा, ये भी सरकार ने अभी कुछ खाका तैयार नहीं किया इसका। और अगला आपका शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होने से अलग अलग राज्यों में कई समस्या आएंगी। तो ये समस्या उत्पन्न होगी क्योंकि कई जगहों पे अंग्रेजी शिक्षा शुरू से ही जरूरी होती है, क्योंकि अलग अलग स्टेट्स के स्टूडेंट आते हैं। ये सारी कठिनाइयाँ हैं जो, चलिए अब इसका PDF पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका नाम है ग्रो विद विकास। आप वहाँ पे आके ये पूरा PDF ले सकते हैं और प्रिंट आउट करके पढ़ सकते हैं। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन, जय हिंद।